सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज हिट है या फ्लॉप है? देखा तो गैलेक्सी A54 फोन यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हुआ था, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो लोगों को यहाँ पे इतनी पसंद नहीं आई और लोग कहते हैं कि शायद जो ए सीरीज के फोन है वो यहाँ पे मार्केट में इतनी अच्छी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा काफी सारे उन लोगों का कहना है जो टेक एंथुसियास्ट है, जिनको स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में पता है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं और जब डेटा को देखते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है। जैसे कि पहली चीज के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर के अंदर सैमसंग ने Xiaomi जैसी कंपनी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 कंपनी बन गई इंडिया में, और इंडिया में जो सबसे ज्यादा फोन उन्होंने शिप करे थे वो गैलेक्सी ए सीरीज के थे। इसके साथ ही 2022 के अगर मैं टॉप सेलिंग फोन्स के बारे में बात करूं तो उसमें से 8 तो आईफोन हो जाते हैं, लेकिन 2 ऐसे फोन है जो सैमसंग के हैं, जो कि है सैमसंग के बजट फोन गैलेक्सी A13 और A03। और ऐसी बात करें तो 2019 में सबसे बेस्ट सेलिंग फोन एंड्रॉइड के अंदर गैलेक्सी A50 था, 2020 में ये A51 था, और पिछले अगर 4 से 5 साल के बेस्ट सेलिंग एंड्रॉइड फोन्स की लिस्ट निकाले पूरी दुनिया के, तो वो कहीं ना कहीं गैलेक्सी ए सीरीज के रहते हैं। यहाँ ने कि मार्केट में जो ए सीरीज वो सैमसंग के लिए एग्जैक्टली में ज्यादा सक्सेसफुल है। मतलब ये सैमसंग के फ्लिप फोल्ड एस सीरीज के बारे में कितनी भी बात कर ले, लेकिन सैमसंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज उसकी ए सीरीज है। पर आखिर इसका रीजन क्या है कि जो लोग है वो यहाँ पे सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज को यहाँ पे ले रहे हैं? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है वो है इसका प्राइस पॉइंट। लगभग आपको सब 10,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे गैलेक्सी ए सीरीज के फोन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको सस्ते में भी महंगे में भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट की कैटेगरी कि इंडिया में जो मेजॉरिटी फोन्स बिक रहे हैं वो इसी कैटेगरी में है, और ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी प्राइस सेगमेंट में फोन लेना पसंद करते हैं। लेकिन वही बात करें तो इस सेगमेंट में आपको गैलेक्सी एम सीरीज भी देखने को मिलती है, और काफी सारे लोगों का कहना रहता है कि गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर आपको बेटर स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ए सीरीज और एम सीरीज जो है ना, दोनों की यहाँ पे ऑडियंस काफी ज्यादा लगे। मतलब गैलेक्सी एम सीरीज की बात करें तो वो यहाँ पे चाइनीज कंपनी के फोन से लड़ने के लिए बनाई गई है, क्योंकि एम सीरीज एफ सीरीज के अंदर आपको ज्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है प्राइस पॉइंट पे। यानी कि आपको ज्यादा बेटर प्रोसेसर मिलेगा, ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, ज्यादा mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। वो सारी चीजें जो नंबर गेम होता है ना, सैमसंग वहां पे खेलती है। लेकिन गैलेक्सी ए सीरीज के अंदर वो चीजें खेलती है वो जो यहाँ पे एग्जैक्टली में एक नॉर्मल कंज्यूमर लेना पसंद करता है। यानी कि उनके फोन के अंदर क्या मिलता है? एक अच्छा कैमरा मिलेगा, एक अच्छा डिजाइन मिलेगा, एक अच्छा डिस्प्ले मिलेगा, एक अच्छी बैटरी देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसी फंडामेंटल चीजें जो ए सीरीज के फोन के साथ कंसिस्टेंट है। इसके साथ ही ऊपर से ये लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स का लंबा सपोर्ट देते हैं, और यहाँ पे आपको फोन के अंदर IP रेटिंग जैसी चीजें देखने को मिलती है, और कैमरास के अंदर OIS भी देखने को मिलता है, जिससे आम जनता के लिए फोन यहाँ पे काफी अच्छा हो जाता है। यानी कि जिसको फोन्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और वो जाकर एक गैलेक्सी ए सीरीज का फोन ले ले, तो उसकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती है ना, वो यहाँ पे उसकी तो फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन असली खेल तो यहाँ पर शुरू होता है कि ए सीरीज के फोन को ऑफलाइन दुकानों के अंदर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सैमसंग के कुछ डीलर वगैरह से बात करी तो एक बात पता चली, जो उनका ये कहना था कि जो सैमसंग है उसकी ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है और अभी भी उसमें पुल फैक्टर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक दुकान वाला अगर फोन बेचना चाहता है और ओप्पो वीवो पे उसे कमीशन है, तो ओप्पो वीवो का फोन उसे पुश करना पड़ता है। कोई भी खरीदने आता है ना कस्टमर, उससे फोन दिखाता है और उसे बेचने की कोशिश करता है। जबकि सैमसंग के अंदर क्या रहता है, वो पुल वाला फैक्टर है। सैमसंग की ब्रांड वैल्यू आज के समय में इंडिया में इतनी ज्यादा है कि सामने से कस्टमर आएगा और वो पूछेगा कि उसे सैमसंग का फोन चाहिए, और तब जाके उसे सैमसंग का फोन बेचा जाएगा। और ये जो इतने बड़े समय से जो उसने ब्रांड विजिबिलिटी बना रखी है सैमसंग ने, ये उसके साथ बहुत ज्यादा काम कर रही है कि सैमसंग को ऑफलाइन में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतना पुराना ब्रांड है, पुरानी लेगेसी है, वो उसकी कहीं ना कहीं आज भी मदद कर रही है अपना फोन बेचने के अंदर। दुकानदारों को ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता सैमसंग का फोन बेचने के लिए। काफी सारे फोन ऑटोमेटिकली अपने आप ही मार्केट के अंदर बिक जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कहानी में भी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और वो है यहाँ पे EMI और लोन की स्कीम का। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाल ही में मैंने रियूटर्स का एक आर्टिकल पढ़ा था और उससे पता चला था कि सैमसंग के जो फोन वो सैमसंग सिर्फ इसलिए बेच पा रहा है क्योंकि उसके फोन EMI के अंदर आसान तरीके से ऑफलाइन के अंदर मिलते हैं। और ऊपर से उसके अंदर खास बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे सैमसंग के फोन्स को लेने के लिए आपको कोई परमानेंट एड्रेस प्रूफ की भी जरूरत नहीं है। यानी कोई भी इंसान कहीं भी जाके आसान तरीके से सैमसंग का फोन खरीद सकता है EMI के ऊपर। इसके साथ ही सैमसंग के फोन के अंदर एक्सचेंज स्कीम के ऑफर्स वगैरह भी लोग लगाते हैं, जिस कारण से सैमसंग के फोन के ऊपर जाना, उन्हें खरीद पाना पहले से ज्यादा अफोर्डेबल है। और ये एक ऐसी चीज है जो सैमसंग ने किसी तरीके से इंडिया में पुल कर ली, क्योंकि इसके दम पे सैमसंग यहाँ पे क्या कर रहा है पता है,
अपने फोन की कीमत ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसके दम पे उनके फोन को यहाँ पे बेच भी पा रहा है। और जो लोग हैं वो सरप्राइजिंगली सैमसंग के फोन के लिए ज्यादा पैसा देने को भी तैयार है और ईएमआई के अंदर फोन लेने को भी तैयार है। और ये बात भी पता चली थी, काफी सारे लोग जो पहली बार सैमसंग का फोन अगर ईएमआई या लोन पे ले रहे हैं ना, वो फर्स्ट टाइम लोन टेकर से, यानी कि अपनी जिंदगी में पहली बार लोन ले रहे हैं, वो भी सैमसंग का फोन खरीदने के लिए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे पता चले। हालांकि पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता हूं किसी को भी कि कोई भी मोबाइल फोन या गैजेट लोन या ईएमआई स्कीम के ऊपर जाकर ले, लेकिन बात किया तो सैमसंग के पीछे ही तक क्यों जाता जा रहे हैं, और वो भी ए सीरीज के पीछे। देखो हाल ही में चाइनीज फोन्स के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली थी, जैसे अपने Xiaomi और पोको के एग्जांपल्स आपने देखे हैं कि कैसे उनके मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड डेड के इश्यूज, कैमरा डेड के इश्यूज, डिस्प्ले के अंदर इश्यूज देखने को मिलते हैं। इस टाइप के जो इश्यूज है वो चाइनीज फोन के अंदर ज्यादा आने से जो लोग का जो ट्रस्ट रहता है चाइनीज कंपनीज के ऊपर वो काफी ज्यादा हिल गया। एक काफी अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे Xiaomi की पोजीशन फर्स्ट से थर्ड पर हो गई, यहाँ पे Realme सीधे फिफ्थ पोजीशन पर आ गया, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट यहाँ पे सैमसंग ने उठाया। सैमसंग नंबर 1 पे आ गए। और देखा जाए तो सैमसंग के साथ बेनिफिट ये कि सैमसंग के फोन के साथ एक ट्रस्ट और एक गारंटी सी मिल रही है कि यहाँ पे अपने फोन को लंबे समय तक यूज कर लेंगे। जैसे कि सैमसंग वाले आज के समय में अपने ए सीरीज के फोन को 4 साल तक एंड्रॉइड का अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि 4 साल तक कंपनी फोन को यहाँ पे सपोर्ट करेगी, जिस कारण से लोग के मन में बैठ गया कि लोग अगर फोन खरीद रहे हैं नया तो उनका फोन लंबे समय तक तो यहाँ पे चल ही जाएगा। इसके साथ ही सैमसंग का वन यूआई ये फीचर्स उसमें ऐसे देना जिससे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, स्टेबल एक्सपीरियंस देना, 5G अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना। लगभग सभी सैमसंग के फोन्स के अंदर ये लोग 5G प्रोवाइड करते हैं, जबकि काफी सारी चाइनीज कंपनीज के फोन अभी भी ऐसे जिनके अंदर 5G का अपडेट अभी भी आया नहीं है। तो इस टाइप की काफी सारी चीजों से जो ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे सैमसंग की तरफ बन गया ना, वो उसकी यहाँ पे मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि सैमसंग के साथ एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, वो है उसकी सप्लाई चेन। सैमसंग आज के समय में देखा जाए तो अपने फोन के अंदर जो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स यूज करता है वो खुद के यूज करता है। चाहे हम डिस्प्ले बात कर ले या मेमोरी चिप्स के बारे में बात कर ले, मेजॉरिटी चीजें सैमसंग अपनी खुद की लगाता है। और ए सीरीज के अंदर तो एक्सिनोस को भी वो ले आया है, जिससे किसी थर्ड पार्टी के ऊपर उसकी रिलायंस यहाँ पे कम हो गई है। सारी चीजें एंड टू एंड कर रहा है, तो आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे आसान तरीके से और इजिली डेवलप करके दे सकता है। इसके साथ ही सैमसंग के पास एक इंडिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री है स्मार्टफोन्स बनाने की, उसका वो यहाँ पे यूज करता है। यानी कि सप्लाई चेन होना, फोन को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब सैमसंग के लिए काफी ज्यादा आसान है, और इसका जो बेनिफिट है वो सैमसंग यहाँ पे आसान तरीके से उठा रहा है। और इसी के साथ ही सैमसंग ने एक और काफी स्मार्ट चीज करी है मार्केट में, वो है अपने फोन्स को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करना। मतलब अगर आप देखेंगे तो हाल ही में सैमसंग का A74 मार्केट में नहीं आया, क्योंकि सैमसंग को पता है कि उसकी कीमत पर अगर वो A54 लेकर आएंगे तो वो ज्यादा बिकेगा, और हमेशा 50 सीरीज जो रहती है वो यहाँ पे ज्यादा बिक जाती है कंपेयर टू 70 सीरीज। और उन्होंने मार्केट सिचुएशन देखते हुए पता लगा कि क्यों ना हम उसका पैसा उसकी डेवलपमेंट में लगाएंगे, एक महंगा फोन बनाएंगे, उससे बेटर ये कि हम इसी फोन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और सिमिलर एक और चीज यहाँ पे FE सीरीज के साथ भी है। देखो गैलेक्सी FE सीरीज के बारे में एक बात बता सकता हूँ, ये फोन जब भी यहाँ पे लॉन्च हुए थे ना, कभी मार्केट में हिट हुए नहीं। जैसे कि S21 FE जब यहाँ पे आता तो उसका लॉन्च प्राइस 50,000 रुपीज था, और उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे कोई भी FE फोन को लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो लोग हैं वो हमेशा 50,000 रुपए से जब नीचे जा रहे तो ए सीरीज का फोन लेंगे, और अगर उन्हें 50,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो सोचेंगे ना कि हम थोड़े और पैसे डाल देते हैं और S सीरीज में जो S22 मिल रहा है या जो रेगुलर वर्जन मिलता है हमारा, उसके ऊपर जाना पसंद करते हैं। और इसी चक्कर में FE एक ऐसी पोजीशन पर आ गया था कि यहाँ पे ज्यादा चल नहीं पा रहा था, इसलिए सैमसंग ने जब उसका रेट गिराया तब जाके वो बिका, और तब जाके उसका स्टॉक यहाँ पे क्लियर हुआ, क्योंकि 50,000 रुपए वैल्यू फॉर मनी लिंक था, लेकिन जब 40,000 रुपए के अंदर उसकी कीमत लेके आए तब वो यहाँ पे आके बिका। और उसके बाद सैमसंग को समझ में आया कि इन सब चीजों पे फोकस करने से बेटर है कि उन फोन्स पे फोकस किया जाए जो यहाँ पे मार्केट में चल सकते हैं और बिक सकते हैं। और आज के समय में सैमसंग का पूरा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट वो हमेशा एक फोन उतार रहे हैं। उन्होंने पूरी जो लाइनअप रहती है ना बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। और एक और बात बता सकता हूं कि सैमसंग के फोन सब इस तरीके से प्लेस किए जा रहे हैं कि एक फोन दूसरे फोन के साथ कंपीट नहीं करता। यहां तक कि मैं आपको ये बता सकता हूं, ए सीरीज का फोन कभी एम सीरीज के साथ डायरेक्टली कंपीट नहीं करेगा, एम सीरीज और एफ सीरीज भी आपस में कंपीट नहीं करेगी। यानी कि सैमसंग ने सिंपल लाइनअप सी क्रिएट कर दी हर एक प्राइस सेगमेंट में, और इस तरीके से प्लेस करा है फोन को कि एक फोन दूसरे फोन की सेल को ना काटे। और ये एक काफी स्मार्ट मूव यहाँ पे सैमसंग ने किया। और देख के मैं एक बात बता सकता हूँ कि आने वाले समय में सैमसंग शायद बहुत ही लिमिटेड फोन्स को लॉन्च करेगा, लेकिन जिन फोन्स को वो लॉन्च करेगा वो ये चाहेगा कि वो उसके बेस्ट सेलर मॉडल यहाँ पे कहीं ना कहीं बने, क्योंकि वो अब ये नहीं चाहता कि उसके जो फोन्स है वो मार्केट में अनसोल्ड यूनिट की तरीके से रह जाए।
तो ओवरऑल यहाँ पे कहने का मतलब है कि कई बार हम लोग सैमसंग के फोन्स को कई बार स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर चीजों को देख के क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन जो सैमसंग के साथ जब नंबर्स के बारे में बारी आती है ना, तो कहानी बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट हो जाती है। और ये बात भी मैंने सैमसंग के साथ यहाँ पर देखी कि ऑफलाइन के अंदर वो अपनी एक्सचेंज स्कीम लाता है, डिस्काउंट ऑफर, अलग अलग चीजें लाता है, जिससे कई बार जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर अगर फोन लॉन्च हुआ है ना, तो लोगों को उसको कम कीमत पे देखने को मिलता है और कई बार लोग वहां पर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें जो सैमसंग के साथ एक काफी बड़ा हथियार बन के बैठी हुई है इंडिया के अंदर, और इसी कारण जो सैमसंग है वो अपनी नंबर 1 पोजीशन लेकर बैठा है इंडिया में। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि सैमसंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो आसान तरीके से कोई भी कंपनी कॉपी कर सकती है। सिर्फ ब्रांड वैल्यू एक ऐसी चीज है जो सैमसंग के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें कॉपी की जा सकती है। और मार्केट में देखो जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर सैमसंग के खिलाफ है ना, वो है वीवो और आईकू। उनसे कुछ उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सैमसंग की मोनोपोली को यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। एल्स देखा जाए तो दूसरी कंपनीज की जैसी हालत है ना, उनसे मैंने उम्मीद थोड़ी कम कर दी कि वो इन सबको कंपीट करके आगे बढ़े। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है, कि सैमसंग की मोनोपोली को कोई यहाँ पे तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता। और बाय द वे, आप लोगों को सैमसंग के ए सीरीज, एम सीरीज के फोन कैसे लगते हैं, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।